कहानी की शुरुआत में हमें एक आइलैंड पर बने जेल को दिखाया जाता है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और इस जेल से आज तक कोई भी कैदी फरार नहीं हो सका क्योंकि इस जेल में ऐसे कैदियों को रखा जाता है जिससे उम्र भर कैद हुई हो। और अब हमें दिखाया जाता है कि इस जेल में कुछ कैदियों को लाया जा रहा है जिनमें से एक कैदी का नाम एडमन है और एडमन को जेल के वार्डन के सामने पेश किया जाता है। तब एडमन जेल के वार्डन से कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे झूठे इल्जाम में यहाँ लाया गया है। जिस पर वार्डन जवाब देता है, मैं जानता हूँ तुम्हें फंसाया गया है, अगर तुमने सच में कोई जुर्म किया होता तो तुम्हें देश के अंदर ही किसी जेल में फेंक दिया जाता। यहाँ इतनी दूर इस जेल में सिर्फ उन लोगों को लाया जाता है जिनके खिलाफ कोई साजिश की गई हो। यह सुनकर एडमन को झटका लगता है और वो समझ जाता है कि वार्डन भी मुझे फंसाने वाले लोगों के साथ मिला हुआ है क्योंकि वार्डन को मेरी बेगुनाही का पता होने के बावजूद मुझे कैद में रख रहा है। वार्डन बहुत ही घटिया इंसान था। वो पहले एडमन को बुरी तरह से मारता है, फिर उसे जेल के एक सेल में बंद कर देता है। ये सेल काफी छोटा होता है जहाँ पर रोशनी के लिए एक छोटी सी खिड़की और एक लकड़ी का दरवाजा होता है। ये दरवाजा साल में सिर्फ एक बार खुलता था जब वार्डन बिना किसी बात के कैदियों को पीटने के लिए अंदर आता था और अपनी पिटाई से कैदियों को पता चल जाता था कि उनका एक और साल इस जेल में पूरा हो गया है। इसी तरह दिन गुजरते हैं और फिर महीने। एक छोटे से सेल में अकेला रहकर एडमन बहुत ज्यादा परेशान रहने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बाकी की जिंदगी इस छोटे से सेल में कैसे गुजारेगा। इसलिए एक दिन वह अपनी इस नर्क जैसी जिंदगी से तंग आकर अपनी जान लेने का फैसला करता है, लेकिन फिर वो ऐसा करने से रुक जाता है क्योंकि एडमन को अपने गॉड पर यकीन था कि एक दिन उसका गॉड उसे इंसाफ देगा। लेकिन धीरे धीरे जब उसे इस जेल में 12 साल हो गए तो गॉड पर से भी उसका यकीन उठता चला गया। एडमिन अब पूरी तरह से टूट चुका था क्योंकि वो एक ऐसे गुनाह की सजा काट रहा था जो उसने कभी किया ही नहीं था और उसे लगने लगा कि अब मैं पूरी जिंदगी यहीं बंद रह जाऊंगा। लेकिन फिर एक दिन अचानक उसके कमरे की जमीन नीचे से उठने लगी। यह देखकर एडमन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसे लगा जैसे कोई भूत उसके सामने आ गया हो, पर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि जमीन के नीचे से एक बूढ़ा इंसान बाहर आ रहा है। यह बूढ़ा आदमी अपनी जवानी में इस जेल में आया था, लेकिन पिछले कई सालों से इसी जेल में रहते हुए उसके बाल सफेद हो गए हैं, मगर अभी तक वह इस जेल से आजाद नहीं हो सका। दरअसल ये बूढ़ा आदमी एडमन के नीचे वाले सेल में रहता है और वो पिछले 5 साल से इस जेल से भागने के लिए सुरंग खोद रहा है। मगर आज खुदाई करते हुए जब वो एडमन के सेल से बाहर आया तो उसे पता लगा कि वह गलत डायरेक्शन में सुरंग खोद रहा था। उसके बाद वह बूढ़ा आदमी एडमन के कंधे पर खड़ा होकर ऊपर खिड़की से बाहर खुला आसमान देखता है। आसमान को देखकर वह बूढ़ा आदमी बहुत खुश हो जाता है और वो एडमन से कहता है कि आज पूरे 16 साल बाद मैंने आसमान देखा। उस बूढ़े आदमी के आने से एडमन को एक साथी मिल गया था जिससे अब वो बातें कर सकता था क्योंकि पिछले 12 सालों से इस छोटे से सेल में अकेले रहने की वजह से एडमन की दिमागी हालत खराब होने लगी थी। लेकिन अब एडमन को एक साथी मिल गया था। यहाँ वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं पिछले 5 सालों से गलत डायरेक्शन में सुरंग खोद रहा था, लेकिन अब आसमान को देखने के बाद मुझे पता चल गया है कि सुरंग किस तरफ खोदना है। और वो बूढ़ा आदमी एडमन से कहता है कि तुमसे मिलने के बाद मेरा काम और भी आसान हो गया है क्योंकि अब हम 2 हो गए हैं और अगर हम दोनों मिलकर सुरंग को खोदेंगे तो हम बहुत जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ वो बूढ़ा आदमी एडमन से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ सुरंग खोदने में मेरी मदद करोगे तो बदले में मैं तुम्हें साइंस, मैथमेटिक्स और पढ़ना लिखना सिखा दूंगा। एडमन जो पिछले 12 सालों से अकेले इस छोटे से सेल में रहने की वजह से बहुत ज्यादा बोर हो चुका था, इसलिए वो फौरन उस बूढ़े के साथ सुरंग खोदने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी जिस सुरंग से वो खुद आया था उसी सुरंग से एडमन को अपने सेल में ले जाता है। जैसे ही एडमन उस बूढ़े आदमी के कमरे में घुसता है तो वो वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। उस बूढ़े आदमी का कमरा काफी बड़ा था जहाँ उसके आराम के लिए कुर्सियां थीं और टाइम पास करने के लिए ढेर सारी किताबें भी थीं। इसके बाद यह दोनों खुदाई का काम शुरू करने ही वाले थे कि तभी उन्हें गार्ड के कदमों की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर एडमन जल्दी से अपने सेल में वापस आ जाता है और वो तुरंत टॉयलेट वेस्ट वाली बाल्टी दरवाजे के पास रख देता है क्योंकि गार्ड एडमन की वेस्ट वाली बाल्टी को ले जाने वाला था। इस जेल में कमरे का दरवाजा सिर्फ 2 बार ही खुलता है, एक बार कैदी का वेस्ट लेने
और एक बार शाम का खाना देने के लिए। इसके अलावा पूरे दिन में उन दोनों के पास बहुत फ्री टाइम था जिसमें यह दोनों आराम से सुरंग की खुदाई कर सकते थे। उसके बाद ये दोनों प्लान के मुताबिक खुदाई के काम पर लग जाते हैं और कई महीनों की मेहनत के बाद ये लोग काफी लंबी सुरंग बना लेते हैं। सुरंग से निकलने वाली मिट्टी ये दोनों टॉयलेट वेस्ट वाली बाल्टी में डालकर गार्ड को पकड़ा देते, जिसे गार्ड टॉयलेट वेस्ट के साथ बाहर फेंक देता। इस तरह से दिन गुजरते हैं और वो बूढ़ा आदमी एडमंड को पढ़ना लिखना सिखाता है। साथ ही साथ वो बूढ़ा आदमी एडमंड को तलवारबाजी की टेक्निक भी बताता है। कुछ महीनों की मेहनत के बाद एडमंड तलवारबाजी में भी काफी माहिर हो जाता है और वो उस बूढ़े आदमी को भी तलवारबाजी में हरा देता है। एक शाम बातचीत के दौरान वो बूढ़ा आदमी एडमंड को बताता है कि मैं पहले नेपोलियन की फौज में था, लेकिन मैंने उनकी फौज छोड़ दी और मैं एक बहुत ही अमीर आदमी स्पार्टा का सेक्रेटरी बन गया। मैंने उस अमीर आदमी स्पार्टा के साथ कई साल तक काम किया और फिर उस अमीर आदमी स्पार्टा की मौत हो गई। लेकिन उस अमीर आदमी के मरने के बाद एक अफवाह फैल गई कि उस अमीर आदमी स्पार्टा ने एक बहुत ही बड़ा खजाना कहीं छुपा कर रखा है और उस खजाने को नेपोलियन नाम का आदमी हासिल करना चाहता था। अब क्योंकि मैं उस अमीर आदमी का सेक्रेटरी था, इसलिए नेपोलियन ने मुझे पकड़ लिया और उस खजाने के बारे में मुझसे पूछताछ करने लगे। लेकिन मैं किसी भी खजाने के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए नेपोलियन ने पहले मुझे बहुत मारा और फिर मुझे इस जेल में भेज दिया। ये सुनकर एडमंड को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो भी नेपोलियन के धोखे की वजह से यहाँ इस जेल में सड़ रहा था। अब यहाँ एडमंड उस बूढ़े आदमी को इस जेल में आने की अपनी स्टोरी बताता है और सीन जाता है फ्लैशबैक में, जहाँ हम एक छोटी सी बोट में कुछ लोगों को देखते हैं और उसी बोट में एडमंड और एडमंड का बचपन का दोस्त फर्नांड भी मौजूद होता है। दरअसल ये सभी एक शिप कंपनी के लिए काम करते हैं और आज उनके शिप के कैप्टन की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है, इसलिए एडमंड फैसला करता है कि हम एक बोट के जरिए करीबी आइलैंड पर जाकर शिप के कैप्टन का इलाज करेंगे। कुछ देर बाद ये लोग एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, लेकिन आइलैंड पर कदम रखते ही उन्हें ब्रिटिश सैनिक पकड़ लेते हैं। तभी वहां एक आदमी आता है जिसका नाम नेपोलियन है और यही वो आदमी है जिसने जेल में मौजूद उस बूढ़े आदमी को खजाने का पता न बताने पर जेल में डाल दिया था। नेपोलियन एक वक्त पर फ्रांस का राजा रह चुका था, लेकिन अब उसे गद्दारी की वजह से बादशाहत की कुर्सी से हटाकर इस आइलैंड पर कैद कर दिया गया था और यह सभी ब्रिटिश सैनिक नेपोलियन पर नजर रखने के लिए इस आइलैंड पर तैनात थे ताकि नेपोलियन अपने साथियों से कांटेक्ट न कर पाए। ब्रिटिश सैनिक एडमंड और फर्नांड को इसलिए पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह दोनों नेपोलियन के खबरी हैं, लेकिन नेपोलियन ने ब्रिटिश सैनिकों से साफ कह दिया कि यह मेरे आदमी नहीं है, चाहो तो तुम लोग इन दोनों को मार दो। उसके बाद ब्रिटिश सैनिक उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों कौन हो। तब एडमंड बताता है कि हम दरअसल एक मर्चेंट शिप कंपनी के वर्कर हैं और हमारे शिप के कैप्टन की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई है, इसलिए हम यहाँ सिर्फ अपने शिप के कैप्टन के इलाज के लिए इस आइलैंड पर आए हैं। ये सुनकर ब्रिटिश सैनिक उन दोनों को छोड़ देते हैं। तब नेपोलियन अपने फायदे के लिए उनके शिप के कैप्टन को अपने रूम में ले जाता है और वहाँ वो डॉक्टर को बुलाकर शिप के कैप्टन का इलाज कर देता है। ये देखकर एडमंड नेपोलियन से काफी खुश हो जाता है और वो सोचता है कि नेपोलियन एक बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन असल में नेपोलियन ये सब कुछ अपने फायदे के लिए कर रहा था। कुछ देर बाद नेपोलियन एडमंड को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि जिस तरह तुमने अपने कैप्टन की जान बचाने की कोशिश की है, मैं तुम्हारे इस काम से काफी इम्प्रेस हुआ हूँ। फिर उसने एडमंड को एक लेटर दिया और बताया कि यह लेटर तुम्हें मेरे खास दोस्त क्लेरियन तक पहुँचाना है। एडमंड लेटर लेने से घबरा रहा था, पर नेपोलियन ने कहा कि इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे तुम पर मुसीबत आए। साथ ही नेपोलियन एडमंड से कहता है कि इस लेटर के बारे में तुम किसी को मत बताना। लेकिन जब नेपोलियन एडमंड को लेटर दे रहा था, तब एडमंड का दोस्त फर्नांड चुपके से यह सब देख रहा था। जब एडमंड वापस अपने कमरे में आया तो उसने फर्नांड को लेटर के बारे में कुछ भी नहीं बताया। रात को यह दोनों ढेर सारी बातें करते हैं और एडमंड फर्नांड का हर जगह उसका साथ देने के लिए शुक्रिया अदा करता है। तब फर्नांड एडमंड को शतरंज का एक राजा देकर कहता है, जरूरी नहीं कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूं। अगली सुबह उन्हें खबर मिली कि उनके कैप्टन की जान नहीं बच पाई। ये सुनकर एडमंड को काफी अफसोस होता है और अब एडमंड और उसका दोस्त दोनों बोर्ड में अपने शिप के कैप्टन की लाश रखकर शहर आते हैं और सीधे उस शिप कंपनी में जाते हैं जहाँ पर यह लोग काम करते थे, जहाँ उनकी टीम का एक सीनियर साथी जिसका नाम रेड है, वो एडमंड की शिकायत करता है और शिप कंपनी के मालिक से कहता है कि एडमंड ने मेरी बात न मानते हुए कैप्टन को एक बोट के जरिए एक आइलैंड पर ले जाने का फैसला किया। तब कंपनी का मालिक एडमंड से पूछता है कि क्या यह सच है, जिस पर एडमंड हाँ में जवाब देता है और कहता है कि मैं कैप्टन को मरते हुए नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए मैंने यह कदम उठाया। यह सुनकर कंपनी का मालिक एडमंड से काफी खुश हो जाता है और वो रेड से कहता है कि असल में तुम्हें ये कदम उठाना चाहिए था क्योंकि तुम जहाज के सीनियर थे, लेकिन तुम जहाज के सीनियर होने के बावजूद भी अपनी जान बचा रहे थे। कंपनी का मालिक एडमंड की ईमानदारी और बहादुरी से खुश होकर एडमंड को जहाज का नया कैप्टन बना देता है, लेकिन वहां मौजूद रेड एडमंड के कैप्टन बनने से खुश नहीं था क्योंकि कैप्टन की मौत के बाद अगला कैप्टन उसे बनना चाहिए था और रेड गुस्से में वहां से चला जाता है। जहाज का कैप्टन बनने की खुशी में एडमंड सीधे अपनी गर्लफ्रेंड मर्सिडीज के पास जाता है और उसे अपने कैप्टन बनने की बात बताकर
शादी के लिए प्रपोज कर देता है। वहीं पर फर्नांड भी मौजूद होता है। ये तीनों बचपन से दोस्त थे और फर्नांड बचपन से ही मर्सिडीज को चाहता था, लेकिन मर्सिडीज सिर्फ एडमंड को ही चाहती थी और यही बात फर्नांड को मन ही मन जलाए जा रही थी। फर्नांड गुस्से में वहां से चला जाता है और सीधे रेड नाम के उस आदमी से मिलता है, जो कि अब यह दोनों एडमंड से जलने लगे थे। फर्नांड मर्सिडीज की वजह से और रेड शिप का कैप्टन न बनने की वजह से यहाँ रेड फर्नांड से कहता है कि तुम और एडमंड तो अच्छे दोस्त हो, लेकिन फर्नांड बोलता है नहीं, एडमंड मुझे अपना दोस्त तो समझता है, लेकिन वो मुझसे बातें छुपाता है। यहाँ फर्नांड रेड को उस लेटर के बारे में बता देता है जो एडमंड को नेपोलियन ने दिया था। ये सुनकर रेड और फर्नांड दोनों मिलकर एडमंड को फंसाने का प्लान बना लेते हैं। दूसरी तरफ मर्सिडीज और एडमंड जहाज का कैप्टन बनने की खुशी में एंजॉय कर रहे होते हैं, पर तभी कुछ पुलिस वहां आते हैं और एडमंड को पकड़कर मैजिस्ट्रेट विल्फर्ड के पास ले जाते हैं। मैजिस्ट्रेट को पहले से ही पता था कि एडमंड के पास एक लेटर है जो उसे नेपोलियन ने दिया है। मैजिस्ट्रेट ने एडमंड से वही लेटर मांगा। एडमंड ने बिना कुछ छुपाए सब कुछ सच सच बता दिया और वह लेटर भी उसे दे दिया। जब मैजिस्ट्रेट विल्फर्ड ने एडमंड के सामने उस लेटर को पढ़ा तो उसमें नेपोलियन ने अपने एक साथी को ब्रिटिश सैनिकों की सीक्रेट जानकारी दी थी। अगर यह लेटर क्लैरियन नाम के आदमी को मिल जाता तो ब्रिटिश सैनिकों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। यह सुनकर एडमंड चौंक गया और उसने कसम खाकर कहा कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है और नेपोलियन ने मुझसे कहा था कि इस लेटर से तुम्हें कोई खतरा नहीं है। विल्फर्ड को एडमंड की बातों में सच्चाई नजर आती है, इसीलिए वो एडमंड को वापस घर जाने के लिए कह देता है। अब एडमंड जैसे ही दरवाजे तक पहुंचकर बाहर निकलने वाला होता है, तभी विल्फर्ड एडमंड से पूछता है कि नेपोलियन ने तुम्हें यह लेटर किस नाम के आदमी को देने को कहा था, जिस पर एडमंड बताता है कि नेपोलियन ने मुझसे कहा था कि यह लेटर क्लैरियन नाम का आदमी तुमसे लेने आएगा। ये नाम सुनते ही मैजिस्ट्रेट विल्फर्ड चौंक जाता है और तुरंत उस लेटर को जला देता है। दरअसल क्लैरियन मजिस्ट्रेट विल्फ्रेड का पिता था जो नेपोलियन को सपोर्ट करता था। अगर गवर्नमेंट को पता चल जाता कि मजिस्ट्रेट का पिता नेपोलियन का साथी है तो मैजिस्ट्रेट की नौकरी चली जाती। इसके बाद वो एडमंड से पूछता है कि क्या तुमने इस लेटर के बारे में किसी को बताया है, जिस पर एडमंड जवाब देता है कि नहीं, मैंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। ये सुनकर मैजिस्ट्रेट को सुकून मिलता है और फिर मैजिस्ट्रेट विल्फर्ड एडमंड से कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई, इसीलिए मैजिस्ट्रेट अपने गार्ड से कहता है कि एडमंड को मेरी बगी से उसके घर तक छोड़ आओ। लेकिन जैसे ही एडमंड बगी में बैठता है, अचानक बगी का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया जाता है। ये देखकर एडमंड समझ जाता है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वो किसी तरह वहां से भागकर सीधे अपने दोस्त फर्नांड के पास पहुंचता है और उसे नेपोलियन के लेटर की पूरी बात बता देता है, जिस पर फर्नांड जवाब देता है कि मुझे यह बात पहले से पता थी। नेपोलियन जब तुम्हें लेटर दे रहा था तब चुपके से मैंने तुम दोनों को देख लिया था और रात को जब तुम सो गए थे तब मैंने तुम्हारी पॉकेट से वो लेटर निकाल कर पढ़ लिया था। यहाँ फर्नांड एडमंड को यह भी बता देता है कि मैजिस्ट्रेट विल्फर्ड को तुम्हारी कंप्लेंट मैंने ही की थी। ये सुनकर एडमंड पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि वो फर्नांड को अपना जिगरी दोस्त मानता था, लेकिन फर्नांड ने उसे धोखा दिया। अब एडमंड यहाँ से भागना चाहता था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि पुलिस यहाँ जल्दी पहुँचने वाली है, लेकिन उसी समय फर्नांड उसे तलवार की नोक पर रोक लेता है। एडमंड भागने की कोशिश करता है लेकिन फर्नांड उसे जाने नहीं देता। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और एडमंड को पकड़कर आइलैंड वाली जेल में ले जाती है और अब यहाँ कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। अपनी स्टोरी सुनाते हुए एडमंड बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन यहाँ वो बूढ़ा आदमी एडमंड को तसल्ली देता है और कहता है कि सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दो। अब यहाँ वो दोनों फिर खुदाई के काम पर लग जाते हैं। एक दिन खुदाई करते हुए उन्हें सुरंग के एंड में पौधों की जड़ें दिखाई देने लगती हैं, जिसे देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि अब वो दोनों बाहर निकलने के काफी करीब हैं। यह बात जानकर दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा हुआ कि उनकी खुशी मिट्टी में मिल गई। सुरंग तेजी से हिलने लगी और फिर जोरदार आवाज के साथ बहुत सारे पत्थर और मिट्टी उनके ऊपर गिर पड़े, जिनके नीचे वो बूढ़ा आदमी दब गया। एडमंड जल्दी से उस जगह से पत्थर हटाता है और वो बूढ़े आदमी को बाहर निकालता है, लेकिन एक बहुत भारी पत्थर उस बूढ़े आदमी के पीठ पर गिरने की वजह से वो बूढ़ा आदमी बुरी तरह से घायल हो चुका था और अब वो बूढ़ा आदमी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। वो मरने से पहले एडमंड से कहता है कि मैंने खजाने के बारे में तुमसे झूठ कहा था, मुझे खजाने के बारे में पता है। वो बूढ़ा आदमी एडमंड को एक नक्शा देकर खजाने की असली जगह बता देता है। मरने से पहले वो बूढ़ा आदमी एडमंड से वादा लेता है कि तुम इस खजाने का हमेशा अच्छाई के लिए इस्तेमाल करोगे। थोड़ी देर बाद ही वो बूढ़ा आदमी मर गया। उस बूढ़े आदमी के मौत से एडमंड काफी ज्यादा उदास हो गया, क्योंकि अब एक बार फिर से एडमंड अकेला हो गया था। कुछ देर बाद उस बूढ़े आदमी के सेल के पास एक गार्ड खाना देने आया। वहाँ एडमंड भी मौजूद था। अब पकड़े जाने के डर से एडमंड जल्दी से दीवार के पीछे छुप गया। गार्ड ने दरवाजे के बाहर से आवाज लगाई, पर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। जब वो गार्ड चेक करने अंदर आया तो उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी मर चुका है। ये देखकर वो अपने सीनियर को बुलाने के लिए चला गया। अब यहाँ एडमंड को वापस अपने सेल में जाने का मौका मिल गया और वो जल्दी
जल्दी से अपने सेल में चला गया। कुछ देर बाद गार्ड अपने कुछ साथियों के साथ वापस आया और उसने वो बूढ़े आदमी की बॉडी को एक बैग में डाला। इसके बाद गार्ड्स वार्डन को बुलाने चले गए। जैसे ही गार्ड्स वहां से गए, एडमंड चुपचाप कमरे में घुसा और वो बूढ़े आदमी की लाश को देखने लगा। लाश को देखते हुए एडमंड के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि इस जेल से तो वैसे भी नहीं निकला जा सकता, तो क्यों ना यहाँ से भागने की कोशिश की जाए। इसके बाद एडमंड जल्दी से वो बूढ़े आदमी की लाश को बैग से निकालकर खुद को उसकी जगह बंद कर देता है। कुछ देर बाद वार्डन अपने आदमियों के साथ लाश को वहां से ले जाने आया। दरअसल यहाँ मरने वाले कैदी की बॉडी को समंदर के पानी में फेंक दिया जाता है। इस दौरान एक गार्ड खाना लेकर एडमंड के सेल में गया, लेकिन जब बार बार दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी एडमंड ने जवाब नहीं दिया, तो गार्ड गुस्से में एडमंड के सेल के अंदर चला गया। लेकिन वहां उसे एडमंड नहीं बल्कि वो बूढ़े आदमी की लाश मिली, जिसके बाद वो गार्ड दौड़ता हुआ वार्डन को बुलाने के लिए गया और दूर से वार्डन को चिल्लाने लगा।